हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो लास्ट टॉपिक पर एक क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस आर एंड कैरिंग चार्ज क्यू इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका डायग्राम ये होगा, एक डिस्क है ये जो अपने इस सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट कर रही है। चार्ज इस पर क्यू है, रेडियस आर है और एंगुलर स्पीड ओमेगा है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो मैंने लास्ट फॉर्मूला आपको बताया था जायरो मैग्नेटिक रेशियो, उसका आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या था? जायरो मैग्नेटिक रेशियो वाज m/l इज इक्वल्स टू q/2m। तो यहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट हमें निकालना है, तो m इक्वल्स हो जाएगा q/2m इंटू एल। और l एंगुलर मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और डिस्क के लिए अबाउट द सेंटर फॉर द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क वी नो दैट इट इज़ mr²/2। mr²/2, यहाँ पे दो mr हैं, ये वाला m मास है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये वाला m मास है। ओके, सो यहाँ से कैपिटल M हो जाएगा q/2m इंटू mr²/2 इंटू ओमेगा। मास से मास कैंसिल आउट, सो द मैग्नेटिक मोमेंट टर्न आउट्स टू बी qr² ओमेगा डिवाइडेड बाय 4। qr² ओमेगा डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जायरो मैग्नेटिक रेशियो यूज़ हो सकता है, तो इसको याद रखना है, इस रेशियो को, इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए स्पेशली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्क डन इन रोटेटिंग a current loop in magnetic field। ओके, तो ये वैसे ही जैसे हमने इरेक्टेड डायपोल का भी वर्क डन निकाला था और पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, दोनों सिमिलर टॉपिक हैं, तो दोनों को एक साथ करना है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक डायपोल के लिए सेम चीज़ निकालनी है। अगर इसे मैग्नेटिक डायपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसको हम रोटेट कराते हैं, तो कितना वर्क डन होगा या उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेम चीज़ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में। ओके, तो इसको करते हैं। इसमें क्या अरेंजमेंट दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। सो इसमें दिया हुआ है, अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m vector is placed in uniform magnetic field B, full stop. Initially the angle between m vector and b vector is θ1, full stop. Find the work done by magnetic field as the angle is increased from θ1 to θ2। ओके, तो ये इसमें अरेंजमेंट दिया हुआ है। एक करंट लूप है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर है उसका, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। इनिशियली द एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर वाज θ1। सो हमें वर्क डन निकालना है। अगर हम उसे θ1 से θ2 तक चेंज कर देते हैं तो इसका रफली डायग्राम क्या बनेगा पहले वो देखते हैं। ओके, सपोज़ ये हमारे पास वो मैग्नेटिक लूप है, करंट कैरिंग लूप। ये वो करंट कैरिंग लूप है, ये यहाँ पे एक्सिस हो गई, सपोज़ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे करंट अगर इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में अगर करंट है तो यहाँ पे ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनेगा,
hence the direction of area vector will be out of this circular loop, और उसके हिसाब से m वेक्टर की डायरेक्शन भी आउट ऑफ द सर्कुलर लूप हो जाएगी। तो इस सर्कुलर लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट और एरिया आएगा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनने की वजह से। और सपोज़ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस में दी हुई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल ये θ1 बन रहा है। अब इस θ1 को चेंज करके हमें θ2 लेके आना है, तो ट्राई करते हैं। टाउ वेक्टर का फॉर्मूला m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर ये होता है। नाउ m की वैल्यू हमें m दी हुई है और b की वैल्यू है b, हाँ m है यहाँ पर इन द डायरेक्शन, m की डायरेक्शन पहले लिखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे m किस डायरेक्शन में आएगा, ये x और y m वेक्टर आ रहा है, m x i कैप प्लस एम बी साइन थीटा के कैप, एम साइन थीटा के कैप, एम एक्स आई कैप प्लस एम वाई जे कैप, ये m की वैल्यू है। और b की वैल्यू हमें दी हुई है, इट इज़ b आई कैप, b आई कैप। तो यहाँ से ये हो जाएगा एम एक्स आई कैप प्लस एम वाई जे कैप क्रॉस b आई कैप। सो इट विल बी, ये आई कैप से आई कैप ये ज़ीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप ज़ीरो होता है। यहाँ पे बचा एम वाई इंटू बी जे क्रॉस आई। अब जे क्रॉस आई का मतलब क्या होता है, जे क्रॉस आई इज़ माइनस के, हेंस टॉर्क टाउ इक्वल्स टू एम वाई बी जे क्रॉस आई इज़ माइनस के कैप। नाउ एम वाई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एम एक्स हुआ एम कॉस थीटा और एम वाई हुआ एम साइन थीटा, एम साइन थीटा। तो टाउ वेक्टर टाउ इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा माइनस के कैप, ये हमारे पास टाउ वेक्टर आ गया। तो अगर आपको ये कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी ऑलरेडी नो दैट टाउ का फॉर्मूला एम बी साइन थीटा होता है। और क्योंकि ये जो टॉर्क लगेगा यहाँ पे वो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, क्योंकि हम उसे θ1 से θ2 पर मूव कराना है, तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो इसलिए हम नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली आंसर पता चल जाएगा और टॉर्क की डायरेक्शन हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं डायग्राम से। ओके, तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसके बाद हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का और टॉर्क का क्या रिलेशन होता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा वेक्टर। ये रोटेशन चैप्टर से हमें पता है, वर्क डन का फॉर्मूला टॉर्क के टर्म में ये होता है। यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा के कैप डॉट डी थीटा के कैप। तो के कैप डॉट के कैप इज़ 1, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन करना होगा दोनों साइड, सो डब्लू इक्वल्स टू यहाँ से एम बी बाहर आ गया, माइनस एम बी बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा इज़ माइनस कॉस थीटा, और लिमिट यहाँ पे θ1 से θ2 रहेगी। हमने एंगल को θ1 से θ2 तक चेंज किया है, सो इट विल बी, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एम बी और अंदर आएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया। सेम ऐसा ही फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा था, बस वहाँ पे एम बी की जगह क्या आया था, पी ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 आया था, यहाँ पे एम बी आया पी की जगह, बाकी सेम चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है माइनस डब्ल्यू, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क। तो यहाँ से डेल्टा यू हो जाएगा एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया था, बस एम बी जगह पी आया था। नाउ इफ़ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री को हम रेफरेंस पॉइंट ले लें, टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, तो हमारे पास
किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, वो आएगी u इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा देते हैं एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। थीटा कोई रैंडम एंगल है तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो u इक्वल्स टू आ गया माइनस एम बी कॉस थीटा। अब याद होगा आपको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला रहा था माइनस पी ई कॉस थीटा, तो सारे फॉर्मूले सेम आ रहे हैं यहाँ पे, बस पी की जगह में एम बी कर देना, तो याद करना बहुत ईजी है इन फॉर्मूलों को। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड L carries a current I, full stop. It is placed as shown. Find magnetic moment. डायग्राम इसका दिया है ये XYZ प्लेन, और XYZ प्लेन में जो हमें प्लेन गिवन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है वो ये है। और ये एंगल यहाँ पे बना रहा है 30 डिग्री, करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, एंड दीज आर XYZ एक्सेस। ओके, इस प्लेन के नाम लिख देते हैं ABCD, इसके पॉइंट्स के नाम। अब इसका हमें डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू आई ए वेक्टर, और n इक्वल्स टू 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो n इक्वल्स टू 1 लगा देंगे, तो आई ए वेक्टर हमें चाहिए। अब यहाँ पे ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये रेक्टेंगुलर साइड बन रहा है, तो ए वेक्टर का मतलब हुआ यहाँ पे ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। एरिया का वेक्टर में फॉर्मूला होता है वन साइड क्रॉस सेकंड साइड, वन साइड का वेक्टर क्रॉस सेकंड साइड का वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर हम निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर हमें चाहिए। एरिया वेक्टर के लिए हमें ये दोनों साइड्स चाहिए, तो यहाँ पे दोनों साइड्स को ध्यान से देखते हैं। पहले ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर जो लाइन बन रही है वो सी डी वेक्टर की तरह है, तो आप सी डी वेक्टर से उसे कंपेयर कर सकते हो। तो ये 30 डिग्री पर एक्सेस के साथ एंगल बना रही है, तो इसके हम दो फैक्टर कर सकते हैं सी डी के, एक एक्स एक्सिस के साथ फैक्टर हो जाएगा, दूसरा जेड एक्सिस के साथ फैक्टर हो जाएगा। तो सी डी का एक फैक्टर इधर होगा, एक फैक्टर इधर होगा। ये वाला फैक्टर होगा सी डी कॉस 30 और ये वाला फैक्टर होगा सी डी साइन 30। तो यहाँ से हमारे पास, और ये सी डी जो है वही ए बी है, तो ए बी के दो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ से, ए बी कॉस 30 आई कैप प्लस ए बी। ये क्यों किया, क्योंकि ए बी इज़ इक्वल्स टू सी डी इसलिए, एंड ए बी साइन 30 के कैप, आई कैप और के कैप, जे कैप में नहीं हो रहा, ये याद रखना, एक्स एक्सेस और जेड एक्सेस में हो रहा है। तो ये हमारे पास ए बी वैक्टर आ जाएगा ना। बी सी वैक्टर देखते हैं, तो बी सी वैक्टर सिर्फ एक सिंगल लाइन है, और बी सी वैक्टर को आप कंपेयर कर सकते हो ए डी वैक्टर से। तो आप देखो ध्यान से, ए डी वैक्टर सिर्फ वाई एक्सेस में एक लाइन है, वाई एक्सिस में लाइन है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है, सॉरी नहीं नीचे की तरफ है। ए डी वैक्टर हम निकाल रहे हैं, डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ है। तो हाँ, हमें बी सी वैक्टर चाहिए। बी सी वैक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होती है वही हमारी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अब नीचे डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव जे एक्सेस में जा रहा है, तो यहाँ से बी सी वैक्टर आएगा माइनस बी सी जे कैप, ठीक है। अब ये स्क्वायर लूप दिया हुआ है, साइड इसकी एल है, इसका मतलब ए बी एंड बी सी एंड ऑल अदर साइड्स आर एल, हैंस ए बी वैक्टर हो जाएगा एल कॉस 30, यानी एल √3/2 आई कैप प्लस L/2 जे कैप, सॉरी के कैप, और बी सी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस एल जे कैप। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम एरिया वैक्टर निकाल सकते हैं। एरिया वेक्टर का मतलब हो जाएगा L√3/2 आई कैप प्लस L/2 के कैप क्रॉस माइनस एल जे कैप। तो इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो और फिर उसको इस फॉर्मूले में लगा देना और फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको होमवर्क में सॉल्व करना है ऐसे, इसका कंप्लीट आंसर निकालो, कंफर्म करना क्या आंसर आ रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, current is flowing
current is flowing in a wire frame kept as shown in the figure where EDCF is in YZ plane and AFCB is in XZ plane, full stop. Current in the wire frame is I, and length of each side is A. Find magnetic moment. ओके, तो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम बनाते हैं. ओके, ये डायग्राम है इसका. इसमें ध्यान से देखना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये 3D प्लेन शो कर रहा है 2D पर. तो ये जो मैंने लाइन खींची है, ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये आउट ऑफ द प्लेन है. यानी ये वाला जो लूप बन रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन बन रहा है. ये वाला जो लूप है, ये लूप 1, ये आउट ऑफ द प्लेन बन रहा है. और जबकि ये दूसरा वाला जो लूप है ये प्लेन में ही है, इस बोर्ड के प्लेन में ही है एक्स. तो यहाँ पे एक्स बोर्ड के प्लेन में है और ऑब्वियसली यहाँ पे जेड इस डायरेक्शन में होगा, तो वो भी प्लेन में है. लेकिन वाई जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर बीइंग गिवन करंट इन दिस डायरेक्शन. सो करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में दी हुई है. ओके, तो ये हमारा सपोज ओरिजिन पॉइंट है. ये डायग्राम है हमारे पास. इन सारे पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं. ये हो जाएगा E D C B A F और ये सारी साइड्स हैं A. सारी साइड्स नहीं, ये वाली साइड A है. सिमिलरली ये वाली साइड भी A है. तो ये साइड हमने A अज्यूम कर दी है, हमें दी हुई है एक्चुअली. ईच साइड इज़ A एंड लेंथ ऑफ ईच साइड इज ए. ओके नाउ हमें यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है. अब ऑब्वियसली यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के फ्रेम बन रहे हैं, तो हम दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा. तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम दोनों फ्रेम्स को अलग करके दोनों का इंडिविजुअली मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें, फिर उसका रिजल्टेंट निकालते हैं. ओके, तो इसके लिए हम दोनों फ्रेम्स को अलग कर लेते हैं. पहला फ्रेम ये आउट ऑफ द प्लेन वाला, ये आउट ऑफ द प्लेन वाला फ्रेम है पहला. और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या आती है, ये करंट की डायरेक्शन है और इसका नाम क्या है EFCD. तो पहला फ्रेम तो ये हो गया. दूसरा फ्रेम यहीं पे बना लेते हैं. दूसरा फ्रेम बनेगा ये हो गया. और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन दूसरे फ्रेम में और इसका नाम AB और ये C और ये F. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. तो ऑब्वियसली यहाँ पे दो मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे और हमारे पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो आएगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा. तो पहला मैग्नेटिक मूवमेंट EFCD का प्लस दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट ABCF का. ये मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दोनों इंडिविजुअली निकालने हैं. तो पहले निकालते हैं ABCF का मैग्नेटिक मूवमेंट.
तो फॉर्मूला हमें पता है करंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हैं 1 दिए हैं, तो n लगाने की ज़रूरत नहीं है। I इंटू एरिया वेक्टर, एरिया आएगा ABCF का एरिया। ओके, तो सारी साइड्स ए हैं, क्वेश्चन में सारी साइड से दी हैं एक्चुअली, तो ये स्क्वायर एरिया है, मैंने थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप बना दिया है, लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर वाला एरिया है, तो थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, रेक्टेंगुलर बन गया, एक्चुअली स्क्वायर है। तो इसकी वजह से जो एरिया आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा A इंटू ए, यानी A स्क्वायर। तो ये I एज इट इज़, और एरिया हो जाएगा A स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इस लूप को देखो ध्यान से, ये सेकंड लूप जो है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा इनटू द प्लेन, और आउट ऑफ द प्लेन वाली एक्सिस है y, तो इनटू द प्लेन वाली एक्सिस हो जाएगी -y, यानी -y का मतलब -j। तो ये इसकी डायरेक्शन आएगी -j, इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ EFCD। तो फॉर्मूला वही सेम, करंट दोनों में सेम है, तो करंट सेम आएगी, और एरिया वेक्टर आएगा EFCD वाला। अब EFCD का एरिया वेक्टर देखते हैं, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो A स्क्वायर अभी भी आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पर सर्कल देखो, फर्स्ट वाले लूप में करंट का सर्कल बन रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज का मतलब ये इस साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये एक्स एक्सिस की अपोजिट साइड है, यानी ये -x एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी -x एक्सिस में, यानी -i। तो ये हो जाएगा IA स्क्वायर -i। ये बस डायरेक्शन को देखना है, ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, तो उसको ध्यान से करना बस, बाकी तो बहुत सिंपल है इसको, इन सारे क्वेश्चन को निकालना। तो यहाँ से हमारे पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, m वेक्टर इक्वल्स टू -IA स्क्वायर i कैप -IA स्क्वायर j कैप, हैंस -IA स्क्वायर i कैप प्लस j कैप। ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया। अब आपको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1/√2 IA स्क्वायर √2, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा IA स्क्वायर √2। ओके डन, ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A current carrying circular loop of radius capital R is placed in a uniform magnetic field B0 Tesla in XY plane as shown in figure. Full stop. The loop carries a current I equals to 1 ampere in the direction shown. Full stop. Find the torque acting on the loop. ओके, तो इसका डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक सर्कल दिया हुआ डायग्राम में, XYZ एक्सिस, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है। Z एक्सिस की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, Z एक्सिस को हटाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है ये, और ये एंगल फॉर्म कर रही है 45 डिग्री विद X एक्सिस। ओके, और यहाँ पे करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I, ये इसकी करंट है जो 1 एम्पीयर डायरेक्शन में है। ओके, सो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं पहले। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला NIA
वेक्टर, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ़ लूप्स के बारे में बात नहीं करी, यानी हम अज्यूम करेंगे कि वो 1 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 1, i की वैल्यू हो गई 1, एरिया वेक्टर चाहिए। एरिया वेक्टर यहाँ पे पाई, इसकी रेडियस r, तो पाई r स्क्वायर, अब हमें डायरेक्शन चाहिए। तो क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है करंट का, तो इसका मतलब ये इनटू द प्लेन इसकी डायरेक्शन होगी, और ये अगर एक्स वाई एक्सिस है तो इनटू द प्लेन का मतलब होगा माइनस जेड एक्सिस, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन प्लस जेड एक्सिस आएगा, तो माइनस जेड एक्सिस का मतलब माइनस के कैप। तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, m वेक्टर इक्वल्स टू माइनस पाई r स्क्वायर के कैप, इक्वेशन नंबर 1। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी हुई है, तो ये एक्स वाई प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके हम दो फैक्टर, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, b इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, करेक्ट, रेजोल्यूशन करके इसका। तो बी एक्स का मतलब हो जाएगा बी, एक्चुअल नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी दी है, क्वेश्चन में दी है क्या, बी नॉट, ये दी हुई है बी नॉट, तो बी एक्स हो जाएगा बी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस बी नॉट साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास बी वेक्टर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ओके, ना अब हम टॉर्क का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला इज़ टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली कर सकते हो, तो इसको अपने आप करो होमवर्क में कंप्लीट, और आंसर चेक करना, कंफर्म करना क्या आ रहा है, इसको आगे खुद कंप्लीट करना है, बस क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बाकी सब मैंने बता दिया है, तो इसका आंसर खुद निकालना है।